अब देखो, नाउ एक वेक्टर में तीन चीजें होंगी, एक टेल होगा, एक हेड होगा और एक लेंथ होगी। तो टेल से हेड, when we move from tail to head, it shows the direction of the vector, and the length of the vector is a measure of magnitude of the vector, कि जितनी लंबी लेंथ होगी उतना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये हमने देखा। देन वी डिस्कस टाइप ऑफ वेक्टर। तो पहला था क्या, कोलिनियर वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा के अलोंग एक्ट करेंगे, ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। सेकंड वन था पैरेलल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, वी डोंट टॉक अबाउट दैट थिंग, बट हमें पता है कि एंगल 0 होगा, यानी कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है जी। एंटी पैरेलल पढ़ा था कि जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशाओं में लग रहे होंगे, विपरीत दिशाओं में एक्ट कर रहे होंगे। तो ऑल दो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स इन विच द एंगल बिटवीन देम आर पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। तो ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द अपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा, the vectors which are in same, which have magnitude equal but directions is opposite। मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का इक्वल होगा बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यानी एंटी पैरेलल होंगे विद सेम मैग्नीट्यूड। एंटी पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। देन वी डिस्कस्ड इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। देन वी डिस्कस जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है और ना ही उसके पास कोई डायरेक्शन होती है, यानी अनडिफाइंड डायरेक्शन एंड जीरो मैग्नीट्यूड। तो ये एक गरीब वेक्टर है जिसको ओ से डिफाइन करते हैं, ओ के ऊपर एरो हेड लगाएंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है जी। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि उनका टेल जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे हो। फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्ले पे ए और बी दिख रहा है, बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को इनिशियल बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ओ। इसके अगला था को टर्मिनल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। को इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, टर्मिनल पॉइंट यानी कि जहां पे वो एंड हो रहे हैं, देयर हेड आर मैचिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट ओ इन दिस केस। तो वेक्टर ए और बी, जो अभी आपको वेक्टर ए और बी डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, दे आर को टर्मिनल वेक्टर्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कोप्लेनर। कोप्लेनर ऐसे वेक्टर होंगे बेटा जो सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एक प्लेन में अगर दो वेक्टर हैं, दो से ज्यादा वेक्टर है, तो ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। अगर वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट फिक्स है यानी कि टेल फिक्स है तो दे आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, अगर टेल फिक्स नहीं है तो दे आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। देन वी डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर। की यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बेटा अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पेरेंट वेक्टर बट हैविंग मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा, 1 होगा, यानी एकता, यूनिटी, वननेस, सब एक चीज हुई ना। तो एक से एकता आया यानी 1 से यूनिट, इज यूनिट से यूनिटी। तो दिस मीन्स कि एनी वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, किस डायरेक्शन में, जो जिस वेक्टर से हमने उसे डिराइव किया यानी कि पेरेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। वेज टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा कि हैट लगा के, वेक्टर ए पे अगर हैट लगाया तो दिस मीन्स कि इट इज अ यूनिट वेक्टर ए। कैसे आएगा, वेक्टर ए को डिवाइड कर दो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में पता चल जाएगा। फिर हमने 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन वाज अ वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर डिराइव किया था, दैट वाज 1 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हो गया 1 न्यूटन और डायरेक्शन हो गई ईस्ट, सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट वेक्टर। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बढ़े थे एक्स वाई जेड। मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था कि बेटा एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके अलोंग हमारे पास 3 वेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। आई कैप इज अलोंग एक्स, जे कैप इज अलोंग वाई एंड जेड कैप, के कैप इज अलोंग जेड। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस तरीके से हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को। देन वी स्टडीड अबाउट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट अ रेफरेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। 0 0 0 ओरिजिन, 3D स्पेस में जो ओरिजिन है 0 0 0 पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेक्टर हमें किसी गिवन पॉइंट P की
P की पोजीशन के बारे में पता है, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज में से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस मींस एक्स वाई जेड ही वैल्यू आएगी, एंड दैट एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप ऐसे लिखेंगे, तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इन द 3D कार्टेशियन स्पेस। फिर उसके बाद देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिमिलर है किसके जैसा, पोजीशन वेक्टर जैसा, बट यहाँ पे क्या होगा, वी आर डिफाइनिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट। वहां पे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, यहाँ पे किसी गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। चलो, यहाँ पे P1 एक पॉइंट है, P2 एक पॉइंट है, ये हमने देखा। तो फॉर पॉइंट P1 R1 वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1, R2 वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2। बट एक अलग से वेक्टर हमने देखा, वेक्टर S, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसका, P2 का, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1। तो इसमें क्या करेंगे, हम रेफरेंस लेंगे पॉइंट P1 को। तो टू कैलकुलेट दिस वेक्टर S हमने क्या किया, वी सब्ट्रैक्टेड द डेस्टिनेशन, वी सब्ट्रैक्टेड द सोर्स वेक्टर, ये वाले को सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, डेस्टिनेशन, यानी जो हेड साइड वैल्यूज थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया टेल की वैल्यूज को। x2 y2 z2 हेड के जगह पे था, ये वेक्टर S है, इसका हेड ये रहा इधर, इस हेड के पास x2 y2 z2 था, और टेल जो ये P1 के पास, इसके पास x1 y1 z1 था। तो हेड की वैल्यूज में से टेल की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे डिफाइन किया। तो हमारे पास क्या आया, वेक्टर S, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट P2, कहां से, P1 से। फिर हमने देखा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाज अ थिंग, वेक्टर्स हमने देख लिए कि कैसे होते हैं। फिर हमने देखा कि यार वी कैन डिवाइड द वेक्टर्स अलोंग द कार्टेशियन कार्टेशियन एक्सिस, जो हमारे पास कार्टेशियन स्पेस है 3D स्पेस, उसके अलोंग जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, अगर हम किसी भी गिवन 3D वेक्टर को डिवाइड कर दें और उसके कंपोनेंट निकाल लें अलग अलग एक्सिस के, अलग अलग परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कि वी आर रिजोल्विंग द वेक्टर अलोंग द एक्सिस। यानी हमने विभाजित कर दिया, हमने तोड़ दिया एक गिवन वेक्टर को अलोंग द 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट वाज नथिंग बट द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटा। फिर हमने मैथमेटिकली ये देखा कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोई जो ज्योमेट्रिकल लॉज थे, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज था। फिर आपसे मैंने एंगल पूछे थे कि बेटा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब बताओ क्या होगा। आपने बताया साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही सब हमने कंसेप्ट यूज करके वी डिराइव्ड कि यार परपेंडिकुलर यानी कि जेड वाई डायरेक्शन में गिवन वेक्टर आर का कंपोनेंट होगा, दैट विल बी आर साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर कोस थीटा। तो ये चीज हमने डिराइव की। इसके बाद हमने लिख दिया कि जो वाई डायरेक्शन में होगा हमें पता है वो आर वाई होगा, उसको आर वाई लिखा। जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा आर कोस थीटा इस केस में, वो क्या होगा, आर एक्स। ठीक है बेटा। फिर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये लिखना था, क्यों, क्योंकि एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी रिटर्न विद आई कैप, क्योंकि आई कैप हमारे यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन एक्स, जे कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन वाई, तो इनको साथ साथ लिखा, दैट इज आर कोस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। और जो ये राइट साइड में टर्म आ गई, दिस इज रिजोल्व्ड फॉर्म, यानी कि ये विभाजित करने के बाद डिवाइडिंग द वेक्टर गिवन वेक्टर अलोंग द गिवन कार्टेशियन एक्सिस, तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया, दिस इज रिजोल्व्ड फॉर्म। और लेफ्ट साइड में था वो कंपोज्ड फॉर्म है। इन सबको करने के बाद हमने कुछ फॉर्मूले निकाले। पहला फॉर्मूला था टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। देखो, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर एक्स के अलोंग जो वैल्यू है प्लस अंडर रूट ऑफ आर आर वाई के अलोंग है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, कॉमन अंडर रूट ले लेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर आर। आर एक्स आर वाई, एक्स और वाई के अलोंग उसके कंपोनेंट है। सिमिलरली टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने यही देखा परपेंडिकुलर क्या है, y के अलोंग जो वैल्यू है, बेस क्या है जो x के अलोंग है, तो आर वाई बाई आर एक्स, इन कंपोनेंट को डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा से इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर वेक्टर का जो एंगल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो थीटा है दैट इज एंगल ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यहाँ देख लो डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है। अब सेम चीज हमने 3D के लिए देखी कि 3D में अगर होगा तो आर एक्स आर वाई आर जेड हो जाएगा।
और अगर 2D में है तो आर एक्स आर वाई था। सिमिलरली कंपोनेंट अगर हम निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कंपोनेंट के बेसिस पे, तो आर होगा दैट विल बी आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र प्लस आर जेड स्क्र, और इन तीनों को जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे। इस हिसाब से 3D में आ जाएगा। फिर देखा थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड है, ये हमारे निकलेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। थीटा एक्स निकलेगा, आर एक्स को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर से डिवाइड कर दो। थीटा वाई निकलेगा, आर वाई को वाई वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। सिमिलरली थीटा जेड निकालना है तो कोस थीटा जेड लिख दो, आर वाई यानी आर जेड यानी कि जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इन सब को एक साथ जोड़ के एक फॉर्मूला निकलता है, कोस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा जेड इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले को रटने के लिए मैंने बोला था कि ये क्या है, कोसाइन लॉ है। फिर हमने क्वेश्चन करने को बोला था आपको, दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंगल एंड यूनिट वेक्टर। तो ये आप सभी बच्चे अभी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे इसको अटेम्प्ट करो, इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को अटेम्प्ट करना है सिर्फ। फर्स्ट है ना जो आर वन इक्वल टू टू आई कैप प्लस टू जे कैप, इसके लिए हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंगल एंड यूनिट वेक्टर। करो बेटा। सब लोग करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे। देखो थोड़ा हिंट दे देता हूँ बेटा मैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना है आर वन का। कैसे निकलेगा, आर एक्स हमें दिया है 2, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप होता है ना, तो आर एक्स इज गिवन 2, आर वाई इज ऑल्सो गिवन 2। तो टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वी जस्ट हैव टू क्या करना है, आर एक्स का स्क्वायर करो, फिर उसमें आर वाई का स्क्वायर ऐड कर दो, और पूरे जो सम आएगा उसका अंडर रूट ले लो। दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। फिर हमें फाइंड आउट करना है एंगल, यानी कि हमें टेन थीटा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स से थीटा निकालना है, तो थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। फिर हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर आर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला उसी मैग्नीट्यूड से पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दो, तो वो हमारा आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब करो सब लोग, 2 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, सब लोग करेंगे अटेम्प्ट। पहला वाला नहीं होगा, अटेम्प्ट जरूर करेंगे यार, नहीं हो रहा तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, फिर आपको थर्ड वाला दे देंगे, वो कर लेंगे। मैं आपको पहला समझा दूंगा, थर्ड वाला आप लोग कर लेंगे।
बेटा हुआ क्या किसी का? सर यूनिट ऑफ वेक्टर रह गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर, यूनिट ऑफ वेक्टर नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब अ वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने कुछ भी कर लिया है, या तो मैग्नीट्यूड निकाल पाए, या एंगल निकाल पाए, या यूनिट वेक्टर, कुछ भी जिनका निकला है इनमें से कोई भी चीज, तो सर वो हैंड रेज करो, वो बच्चे हैंड रेज करो। ठीक है, पूरा नहीं हुआ बट पार्शियल कर लिया। ठीक है, ये वाला हम डिस्कस करेंगे, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देन वी विल अटेम्प्ट द थर्ड वन। सेम तरीके से होगा तीसरे वाला भी। तो देखो बेटा, इसको भूल जाओ ये जो लिखा हुआ है, कोई नहीं इसको। अभी देखो, हमें फर्स्ट वन गिवन है R1, वेक्टर R1 इज गिवन 2i कैप प्लस 2j कैप, ये दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो देखो, ऐसा नहीं होता, वेक्टर R1 है, ये किसके बराबर है? RX i कैप प्लस RY j कैप। भाई RX इज द कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, RY इज द कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर का ऊपर का हेड हटा देंगे, यानी वेक्टर हेड हटा देंगे, या फिर वेक्टर लिखेंगे उसको दो बार के बीच में रख देंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड, है ना। फिर R1 के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड को सिर्फ R1 से लिख लिख सकते हैं। अब देखो, दैट इज नथिंग बट RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। RX का स्क्वायर लेंगे या फिर RY का स्क्वायर लेंगे? RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, ऐसा कर देंगे तो दैट इज मैग्नीट्यूड। ये हमने पहले देखा है पिछले स्लाइड पे। RX क्या है? 2 है। RY क्या है? ये भी 2 है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 यानी √8। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2√2। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया, यानी कि R1 इज 2√2। फर्स्ट स्टेप आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमें निकालना है थीटा, यानी एंगल। एंगल थीटा क्या था? हमने फॉर्मूला देखा था कि tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू RY/RX। ये उस क्वेश्चन में था पहले में। अभी हमारे पास स्मॉल r स्मॉल y है, क्योंकि हमने उस तरीके से अज्यूम किया है। तो RY क्या है बेटा, बताओ? y के डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। टू। और सर RX क्या है? वो भी 2 है। टू। ठीक है, अब 2 और 2 ये 1 आ गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1 है। दिस 45 मीन्स कि थीटा क्या है? 45 डिग्री थीटा tan इनवर्स 1 है, तो 40 इज 45 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, थीटा इक्वल्स टू 45। अब तीसरा स्टेप क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या था? यूनिट वेक्टर R1 कैप होगा। ये क्या होगा? वेक्टर R को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर R लिखो पहले, क्या था? 2i कैप प्लस 2j कैप। इसको डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 2√2। 2√2 क्या था? मैग्नीट्यूड ना, जो हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप में। इसी से पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करोगे? पहले पहले वाले टर्म को के नीचे लिख दो उसको, 2i कैप डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई 2√2। 202 तो इसको क्या करोगे? आगे लिखोगे तो 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। तो ये क्या आया? दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R1। तो R1 कैप लगाएंगे और वो होगा 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। बस ये आंसर आ गया। ये यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास, ये थीटा हो गया हमारे पास, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तीनों चीजें निकल आई बेटा। अब इसी यस सर। तरीके से, अब आपको समझ नहीं आया तो पूछ लो, ये सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, जिनको ये समझ नहीं आया कि कैसे हो गया, वो डाउट पूछ लेंगे। अदरवाइज आप थर्ड ऑप्शन जो R3 इक्वल टू 9i कैप प्लस 9j कैप है, उसको अटेम्प्ट करेंगे सब लोग। उसमें अभी तीनों आंसर चाहिए मेरे को। यस सर। हेल्प आप डिस्प्ले पे जो सोल्यूशन है वहां से ले सकते हो। चलो बेटा, करो सब लोग। हाँ पायल, हो गया क्या बेटा आपका? सर जहाँ पे आपने tan थीटा से किया है वहां पे मैंने ना कोस कोई एक्स से दिक्कत कर नहीं है, दिया तो आपको थीटा निकालना है। थीटा आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर R1 का वो है एंगल, बस। उसके अलावा आपका आंसर 45 आ रहा है, दिस मीन्स इट्स ओके। सर 45 आ रहा है लेकिन कोस एक्स से हो जाएगा ना। बेटा कोई से भी हो जाएगा, ज्योमेट्री का कोई भी कंसेप्ट लगाओ, उससे हो जाएगा।
कोसेक से आपने किया, कोसेक क्या होता है, 1/sin, है ना। यस 1/sin आपने क्या किया, ओके देन आपने आपने डिवाइड किससे किया फिर उसको, कोसेक सर। थीटा इक्वल्स टू, जो सर हमारा मैंने किया है 2/2 से कर दिया, फिर मैंने उसे डिवाइड, फिर हाँ 2 हाँ और ठीक है ना, आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ना फिर सीधा सीधा, तो ठीक है बेटा, आपने हाइपोटेन्यूज से कर दिया, दैट इज ऑल्सो ओके। हाँ हम पी बाई बी कर रहे थे क्योंकि हमें सीधा सीधा कंपोनेंट लिखे हुए हैं, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में सपोज करो आपसे सिर्फ एंगल पूछ लिया और ये नहीं पूछा कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो फिर आपको लंबा रास्ता पड़ जाएगा वो। अगर आप टेन थीटा से करते हो देन यू जस्ट हैव टू डिवाइड द मैग्नीट्यूड्स जो हमें सीधा सीधा दिख रहे हैं, आर एक्स इज टू आर वाई इज टू, बट रास्ता कोसेक से भी आंसर तो निकल सकता है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे भाई, अभी तो बहुत इजी हो गया है, इसको भी नहीं करोगे तो फिर गलत बात है, फिर चीटिंग है ये तुम्हारी, तुम सुन नहीं रहे इसका मतलब क्लास में। फिर वो बात हो जाएगी कि जबरदस्ती पढ़ाओ सर, कैसे पढ़ाओगे, हम देखते हैं, आप पढ़ा के तो दिखाओ। हम स्कूल में नहीं पढ़े, हम ट्यूशन पे नहीं पढ़ पाए, आप कैसे पढ़ा दोगे, देखते हैं। फिर तो चैलेंज वाली बात हो गई ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। कुछ स्टूडेंट अभी कर रहे हैं आंसर, कुछ लोग, सबके लिए नहीं है यार ये बात, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं इस क्लास में, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो एकदम रुक के बैठ गए हैं कि सर दिखाओ, देखते हैं कैसे पढ़ाओगे आप, कुछ समझा के तो दिखाओ मैं। 7 बच्चों ने किया, चलो फिर तो ठीक है, एक दो आधे मिनट का टाइम और देंगे, देन वी विल सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बैटरी इज लो। हाँ जी 11 बच्चों ने किया, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, अनम्यूट करके सब लोग बता देंगे, पता चल जाएगा। 900 2 9 अंडर रूट ठीक है, 2/√2, ठीक है, ओके। और एंगल कितना आया, 45 डिग्री 9 √2 है 45 ही आया है। 5, हाँ। मैग्नीट्यूड 45 9 अंडर रूट 2 है, एंगल आएगा 45, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सो यूनिट वेक्टर आया है 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 जो R1 के केस में आया था वही आया ना, यस जो सर R1 के केस में आया था वही आएगा, यानी 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप। तो जितने बच्चों के 3 आंसर आए हैं तो वो सही आंसर है। द फर्स्ट वन इज कि मैग्नीट्यूड क्या है 9√2, बाकी यस रहा सर एंगल, एंगल 45 ही आएगा बेटा इसमें, और तीसरी Yes, बात रहेगी दैट इज 1 अपॉन सर यूनिट 1/√2 आई कैप 1/2। अच्छा एक मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वही वेक्टर नहीं है, फील करो इसको, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर 1, R1 को 3 टाइम्स कर, R1 को मैं 3 टाइम्स नहीं करता बेटा, R1 को मैं कर देता हूँ 9/2 टाइम्स, तो क्या आएगा, वेक्टर R3 नहीं आ जाएगा।
यस देखो Yes, देखो R1 को मल्टीप्लाई करूं 9/2 से तो क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू 9/2 इधर करते हैं 2 इंटू 9/2 प्लस 2 इंटू 9/2 ये क्या आएगा 9 प्लस 9 देखो ये सेम ही वेक्टर है बेटा, डायरेक्शन इनकी सेम है। देखो अगर मैं इधर ड्रॉ करूं एक्स और वाई डायरेक्शन के हिसाब से तो क्या ये वेक्टर 2 2 2 है, इसका हेड 2 और 2 पे होगा, 2 2 पे, और ये 0 से ऐसे जुड़ा होगा ना एफ से। yes, और जो 9 वाला है वो क्या होगा 9 9 और ये 0 से जुड़ा होगा। तो ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं बेटा, एक ही लाइन पे। yes, sir. देखो क्योंकि देखो रिलेशन 2 2 9 ये फील कर पा रहे हो, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। Yes, sir. देखो इधर आराम से देखो एक्स वाई, ये 0 0 था, एक वेक्टर है जिसका हेड 2 2 पे लाई करता है जो पहले वाला R1 था, एक वेक्टर है जिसका हेड 9 9 पे लाई करता है। क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे यार? तो Yes, इसी sir. लाइन पे तो Yes. 1 1 2 Yes, sir. 2 3 4 ऐसे रहेगा ना। तो ये फील करो आप, एक वेक्टर तो ये था जो था R1, दूसरा वेक्टर इसके पीछे वाला है, दूसरा वेक्टर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला, ठीक है। ये क्या है, ये वेक्टर R3 है। तो वेक्टर R3 इज इक्वल टू जो हमने निकाला है दैट इज 9/2 टाइम्स वेक्टर R1, यानी कि R3 R1 से बड़ा है, 9/2 टाइम्स है, यानी उससे 4.5 गुना बड़ा है। तो लेंथ उसकी 4.5 गुना हो गई। बाकी डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो थीटा दोनों के केस में क्या आया था 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों 45. एक ही तो एंगल बना रहे हैं यार, ये 45 का एंगल बना रहे हैं, R1 भी वही बना रहा है, R3 भी वही बना रहा है, इसलिए दोनों में सेम आया था। और क्योंकि यूनिट वेक्टर इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दिस मींस दोनों में यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो भी सेम एक ही आएगा, और आया भी है 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये निकाला सही है, अदरवाइज हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट। ओके, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा देखो, जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से सुनेंगे। हमें गिवन था R3, वेक्टर R3 दिया था 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R3, जिसको हम केवल R3 से भी लिख सकते हैं, और ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ RX² प्लस RY²। RX क्या है, I के साथ जो लिखा है, यानी कि X डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको 9 लिख लेंगे, 9², फिर RY², दोबारा ये भी 9 है, RY भी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 9 जा 81 प्लस 81, इन दोनों को ऐड करके अंडर रूट करोगे, ये क्या आएगा 9√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R3। फिर हमें थीटा निकालना है, थीटा इज tan इनवर्स RY/RX, ये हमने देखा था, यानी कि y कंपोनेंट ऊपर और x कंपोनेंट नीचे, ठीक है जी। tan इनवर्स 9/9, क्योंकि दोनों 9 ही है, तो tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री, सबका निकला। फिर बात आती है यूनिट वेक्टर, यानी कि R3 कैप, वो क्या होगा, वेक्टर R3 को डिवाइड करो R3 से, यानी वेक्टर R3 को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप डिवाइडेड बाय 9√2। अलग अलग एक साथ अलग अलग टर्म्स के नीचे लिख दो 9√2 को, फिर डिवाइड कर दो, यानी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। किसको समझ नहीं आया अब ये आ गया? सेम ही है जो पिछले में किया था। तो इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, इस वाले को, नहीं आएगा तो नोट्स जब शेयर करूंगा तो आपको यहाँ से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा बेटा। ये वाला आप घर पे अटेम्प्ट करना, सेकंड वन, ठीक है। देखो अब हमने देख लिया वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के बारे में सब चीज देख ली, वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, रिजोल्व कैसे करते हैं, कंस्टिट्यूट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब चीजें देख ली। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एल्जेब्रा की, यानी वेक्टर का एडिशन,
वेक्टर के साथ एल्जेब्रिक ऑपरेशन, उसमें पहली बात आती है वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। उसमें तीन अलग अलग लॉज हैं। द फर्स्ट वन इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड वन इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ। अब ध्यान ये रखेंगे कि ये सिर्फ एडिशन एक ही तरीके से होता है, बस उसको अलग अलग तरीके से बता दिया गया तो अलग अलग लॉ हो गए। यानी कि अंदर जो क्रक्स की बात है, जो मेन बात है, वो एक ही है, बट उसको बताया अलग अलग तरीके से। चलो तो फर्स्ट वन देखते हैं बेटा, पढ़ो मेरे लिए कोई इसको, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा भाई? हाँ निशा पढ़ो बेटा। Yes, sir. Triangle of two vectors the have the resultant vector represented by the completed triangle in the opposite order. ठीक है। when two vectors are aligned head to tail, their vector sum or resultant vector is represented by third side of the completed triangle in the opposite order। जब दो वेक्टर्स को हेड टू टेल अलाइन कर दिया जाएगा, एक की टेल और दूसरे का हेड, हेड टू टेल अलाइन किया, अब तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि यहां से टेल रखो और यहां हेड रखो, जो अब ये वाला ऑर्डर था उससे अपोजिट ऑर्डर में तीसरे वेक्टर को लगाओ, जो वेक्टर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। देखो जी, स्टेप वन है हमारे पास, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर बी टू हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए और बी दिख रहे हैं सबको? Yes, तो sir. वेक्टर बी की टेल से हमें वेक्टर ए के हेड को ज्वाइन करना है। वी हैव टू ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर बी, यानी टेल ऑफ वेक्टर बी दिखेंगी, टेल ऑफ वेक्टर बी ये है, हेड ऑफ वेक्टर ए ये है, इसको ज्वाइन करना है आपस में, पहला स्टेप। ठीक है जी, कर दिया, हो गए ज्वाइन। अब देखो सेकंड स्टेप है, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। पॉइंट ए से सी, पहले पॉइंट देखते हैं ए कहाँ है। ए पॉइंट ये ले लिया इधर वाला, सी पॉइंट ए ले लिया। पॉइंट ए से सी एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो क्या होगा? दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो जिस ऑर्डर में हमने हेड और टेल को ज्वाइन किया था वो ये था ना, एंटी क्लॉकवाइज, पहले ए रखा फिर बी रखा, तो ऐसे जुड़ रहा था। बट अगर इसके अपोजिट ऑर्डर में हम क्लोज कर दें, यानी इधर से लेके और इधर ले गए, यहाँ से लिया और ये ले गए, तो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर हो गया। तो इस ऑर्डर में ले गए, और जो वेक्टर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, यानी कि ऐसा वेक्टर जो इस त्रिभुज को बंद कर देगा, यानी त्रिभुज को कंप्लीट कर देगा, ट्रायंगल को कंप्लीट कर देगा, उस वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे, तो जो तीसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, वो उन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, और उस वो क्या होगा? रिजल्टेंट। ज्योमेट्रिकली आपको दिख गया, जो वेक्टर ट्रायंगल को कंप्लीट करे वो ज्योमेट्रिकली दोनों का रिजल्टेंट है, और उस लिखेंगे ऐसे, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये दिखाया। तो इसी लॉ को बोलते हैं, जो जो ये लॉ बोल रहा है कि अपोजिट ऑर्डर में जो ट्रायंगल कंप्लीट करेगा दैट विल बी द वेक्टर एडिशन, इसी लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी। चलो अब दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। इफ टू वेक्टर्स आर ओरिएंटेड टेल टू टेल, पहले हमने हेड टू टेल किया था, यहाँ पे टेल टू टेल ओरिएंटेशन है, रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their resultant is represented by inclined diagonal of completed parallelogram। अगर दो वेक्टर, वेक्टर यहाँ पे देखो ए बी और ए डी, दो वेक्टर हैं, इनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, टेल ऑफ वेक्टर ए डी इज ज्वाइंड विद टेल ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है? जो इंक्लूडेड डायगोनल है, जो इनके बीच का डायगोनल, इंक्लूडेड मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो है डायगोनल आएगा, ऐसा किसका? पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम पहले बनाओ। पैरेललोग्राम में क्या होता है? दो साइड पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो इधर भी वेक्टर एडी रख दो पैरेललोग्राम बनाने के लिए, एडी, इधर ए बी रख दो, ए बी। ठीक है बेटा, ये रख दिया। उसके बाद क्या होगा? एडी एडी, ए बी आ गए। अब ये जो बीच का डायगोनल होगा, ये दिस इज रिजल्टेंट, ये बोल रहा है पैरेललोग्राम लो, ये बोल रहा है। अब देखो फील करो, पहले हम क्या रख रहे थे? एडी और एबी को हेड टू टेल रख रहे थे, तो हमने एडी की तो दूसरी कॉपी यहाँ रखी है, तो एक का हेड एक का टेल, तो ये ट्रायंगल लॉ ही दिख रहा है ना आपको, देखो
इसमें कितने बच्चे इसमें ट्रायंगल लॉ को फील कर पा रहे हो? ट्रायंगल लॉ ही तो है ये, देखो ग्रीन में जो है। यस सर। क्या हुआ, ए बी तो एज इट इज रख दिया, ए डी यस को यहाँ सर। रखा हुआ है और ये रिजल्टेंट है। तो बस उसको लिखने का तरीका है, अगर पैरेललोग्राम के तरीके से फील करा रहे हैं तो उसको पैरेललोग्राम लॉ बोल देते हैं, अदरवाइज ट्रायंगल लॉ। मेन बात यही है क्रक्स, कि जब फिगर ऐसे क्लोज होगी तो जो क्लोजिंग डायगोनल होगा वो सारे के सारे जो गिवन वेक्टर्स है उनका सम होगा। अब ऐसा ही होता है पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन क्या होगा, जैसे एक वेक्टर है R1, ठीक है बेटा, दूसरा है R2, तीसरा है R3, चौथा है R4, ठीक है, पांचवा है R5। तो इन सब वेक्टर्स का सम क्या होगा, इन सब वेक्टर्स का सम होगा कि जो ऑर्डर हम ऐसे लेते आ रहे थे उसके अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि यहां से लेके ऐसे क्लोज कर दो, तो ये इन सब के सब R1 R2 R3 R4 R5 इन सब का रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर। ये बोलता है हमारा पॉलीगॉन। तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन वो बन गई, एजेस बन गए, 3 थे तो ट्राइंगल था, 4 थे तो पैरेललोग्राम था, उससे ज्यादा है तो पॉलीगॉन। लेकिन बात वही है कि अपोजिट ऑर्डर में जो भी वेक्टर इसको शेप को क्लोज करेगा, क्लोज्ड शेप में बदलेगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द अदर वेक्टर्स। ठीक है, अब किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में ये क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन वाइज। यहाँ पे डेरिवेशन देख लेंगे एक बार फटाफट से, फिर जो याद रखना है वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको आपको याद करना है, रिमेंबर। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये है, ये आपको बार बार यूज होगा और हर जगह यूज होगा, यहाँ भी होगा, अदर चैप्टर्स में भी यूज होगा, तो इसको आप याद रख लोगे। ठीक है बेटा, अब देखो प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पेपर में नहीं आएगा बट हम इसको ऐसे देख रहे हैं ताकि हम फील कर सके कि हम कर क्या रहे हैं, जो हमने अब तक वेक्टर्स पढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर P, एक वेक्टर Q। अब हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q, और उसके लिए R के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो पहले एजेंडा क्लियर है ना हमारे पास, कि वेक्टर P इज गिवन, वेक्टर Q इज गिवन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q, और वो यहाँ पे क्या है, वेक्टर R है। ठीक है, क्योंकि P वेक्टर ऐसे था, सेम ऑर्डर में Q वेक्टर था, अब अपोजिट ऑर्डर में जो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेगा वही इनका रिजल्टेंट होगा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, तो R है। ठीक है जी, अब देखो R को फाइंड आउट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। जो R था उसको हम डिकम्पोज कर लें, यानी हम उसको क्या कर लें, वेक्टर डिकम्पोजिशन कर ले, या वेक्टर को अलग अलग एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट देख लें। तो R वेक्टर है, सिर्फ इस वेक्टर पे ध्यान दो। अब इस वेक्टर का अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट देखूं तो क्या ये ऐसे लाइन लाऊंगा तो ये वाला एक्स के कंपोनेंट हो गया इसका, ये इतनी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, क्या ये वेक्टर आर की एक्स कंपोनेंट हो गई, हुई कि नहीं हुई बेटा? यस सर। हुई ना। और वाई कंपोनेंट इसकी आर की क्या हुई, ये वाली, ये वाला जो वाई के डायरेक्शन में जो आ रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग जो आ रहा है आर का, वो हुआ वाई कंपोनेंट यानी आर वाई, ये हुआ आर एक्स। तो क्या मैं आर एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, आर एक्स इक्वल्स टू पी, वेक्टर पी प्लस कुछ ये वाला कंपोनेंट, ये भाई पी में ये जोड़ दोगे, पी में ये वाला जोड़ दोगे तो ये आएगा ना आर एक्स। तो आर यस एक्स सर। इज पी प्लस क्यू कोस थीटा। अब क्यू कोस थीटा कैसे आया, ये देखो, क्यू था और ये थीटा था, ये वाला क्यू है और ये है थीटा। तो इनसे क्या होगा बेटा, जो बेस वाला पार्ट आएगा, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल को इमेजिन करेंगे सब लोग, तो आपको पता चलेगा ये इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है, बेसिस क्यू कोस थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज था वो है क्यू और एंगल है थीटा, तो इस हिसाब से ये क्यू कोस थीटा आ गया। तो मैंने पी प्लस क्यू कोस थीटा लिख दिया आर एक्स। सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि आर वाई जो है दैट इज क्यू साइन थीटा। अब हमें क्यू कोस थीटा और क्यू साइन थीटा पता चल गए। अब हम फैक्टर आर को लिख सकते हैं, आर कैन बी रिटर्न एज आर एक्स आई कैप, यानी
आई एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप, और आर एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज आर एक्स। फिर सिमिलरली आर वाई टाइम्स जे कैप, ये लिख सकते हैं। आर एक्स की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, पी प्लस क्यू कोस थीटा आई कैप, और आर वाई की वैल्यू ये निकाल रखी है, क्यू साइन थीटा, क्यू ऑफ साइन थीटा जे कैप, ये रख ली बेटा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यहाँ पे आ जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जो अभी आपको कराया। आर एक्स हमें पता है ये रहा, आर वाई ये पता है, आर एक्स का स्क्वायर करेंगे पी प्लस क्यू कोस थीटा का स्क्वायर, पी फिर क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये किया। इनको ऐड करा, देखो इसको एक्सपेंड करके इस स्टेप पे कैसे आए वो एक बार देख लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos theta। पी क्यू कोस थीटा, यानी कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये सेकंड वाले का स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस 2pq कोस थीटा को भी एज इट इज रख देंगे, प्लस जो बचे हुए टर्म है उनमें से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो क्या यही वैल्यू आ गई? Yes ये sir। वाला Yes sir। ये फॉर्मूला है जिसको हमें याद करना है, रटना है। आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होल अंडर रूट। तो ये वेक्टर एडिशन का, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसी केस में अगर हमें अल्फा निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द अल्फा, कि रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है। यहाँ पे हमने अल्फा ले रखा उसको, तो टेन अल्फा विल बी आर वाई, वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो वाई के डायरेक्शन में क्या था, क्यू साइन थीटा, और एक्स के डायरेक्शन में क्या है, पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो दैट इज क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि आर का फॉर्मूला ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का, और टेन अल्फा का ये, हमेशा ये यूज होगा, ऐसे ही होता है। याद रख पाओगे? रखो यस सर। पाओगे? Yes sir। सो गए यार तुम तो सब लोग, थोड़ी सी सीरियस फिजिक्स स्टार्ट हुई सब लोग सो गए। चलो तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। चलो एक बार ट्राई कर लो। बस इंग्लिश का खेल है, फॉर्मूले वही लगेंगे दोनों। फॉर्मूले चाहे तो मैं लिख देता हूँ अगर आपका मन हो रहा है तो। If the magnitude of the resultant of two vectors of equal magnitude is equal to the magnitude of either vectors, then find the angle between two vectors.
हुआ क्या किसी का बेटा? बस इसमें इंग्लिश का खेल है यार, देखो मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कर रहे हो क्या शिवानी? सर ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, करो करो, ट्राई करो। मैं वैसे हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अभी जो बच्चे स्टार्ट नहीं कर पाए वो स्टार्टिंग यहाँ से करो। देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है? इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। यानी कि टू वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, मान लो P है और एक Q है, तो ये दोनों बराबर हुए, यानी कि P एंड Q। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P P होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q Q होगा, तो P इज इक्वल टू Q। अब इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है? इज इक्वल टू आइदर ऑफ द वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट भी इन्हीं के बराबर है। तो अब देखो P Q R, P इज इक्वल टू Q इक्वल टू R, R इज रिजल्टेंट, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। राशि निकाल पाई है और पायल, देखो बेटा क्या आंसर डाला है। ठीक है, पायल आप भी बता दो बेटा क्या आंसर आया आपका। सर 120 डिग्री। सही है, 120 डिग्री आंसर आएगा। जितने बच्चे 120 डिग्री, पहले 120 डिग्री तक पहुंचो सब लोग। ट्राई करो 1 मिनट और, फिर मैं समझाऊंगा, लेकिन ट्राई जरूर करना है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, P इक्वस टू क्यू इक्वस टू आर होगा, और फॉर्मूला आपको साइड में लिखा हुआ है ये वाला, इसमें यूज करो, इन वैल्यूज को पुट करो, फिर एंगल जो आता है दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। चलो करो बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। 53 हुआ है, मैं 53 हुआ है, 55 पे चेक करूंगा, तब तक आप करते रहो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो कितने बच्चों का हो गया? हैंड रेज करेंगे सब लोग जिनका हो गया। ठीक है, 120 तक आए, 120 आंसर आ गया। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो देखो बेटा, जिनका नहीं आया वो लोग अभी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा फॉर द रिजल्टेंट, है ना? अदरवाइज तो अभी नहीं आ रहा समझ जस्ट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, तो फिर बाद में याद रहना तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज कॉल्ड एज द कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, इसमें देखो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2 PQ
कोस थीटा है, यानी कि पी और क्यू वेक्टर के बारे में बात हो रही है, उनका रिजल्टेंट आर है। तो अभी हमें गिवन है कि वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर क्यू, पी और क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल नहीं है बट देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ठीक है। तो पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड। चलो अब पूरी की पूरी इक्वेशन को पी के टर्म्स में लिख लेते हैं। सिंस वी नो कि पी इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू पी, आर की जगह पी लिख दूं, फिर अंडर रूट पी की जगह भी पी लिखे रहने देता हूँ, क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू पी, तो यहाँ भी पी स्क्वायर लिख देता हूँ, टू पी क्यू को लिखता हूँ टू पी स्क्वायर कोस थीटा। सही है, वैल्यूज पुट कर दी, पी के अलावा जो भी वैल्यू थी उनको पी से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज क्यू वाज आल्सो इक्वल टू पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। तो इन सबको पुट करके ये वैल्यू आ गई। अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है बेटा, अब पी स्क्वायर प्लस नहीं, पी स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कोस थीटा। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, पी स्क्वायर दोनों साइड से हटा दो, वन इक्वल टू टू प्लस टू कोस थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि माइनस वन इक्वल टू टू कोस थीटा, या फिर कोस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब जिनको माइनस वन बाई टू पे कोस थीटा की वैल्यू पता है वो तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 120 डिग्री लिख दो। अगर ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब क्या होगा कि कोस थीटा बाई टू की अगर वैल्यू निकालना स्टार्ट करें तो हमें पता पड़ेगा कि कोस थीटा बाई टू जो है दैट विल बी 60 डिग्री, दैट विल बी 60 डिग्री यहां से। और थीटा के टर्म्स में हम बात करें ना, तो ये क्या आएगा, वन बाई टू इक्वल टू कोस 60 डिग्री। अब हमें ये पता है कि वन बाई टू इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री होता है, तो यानी थीटा बाई टू इक्वल टू 60 आया इधर से और थीटा इक्वल टू 120 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा कि कोस टू थीटा इक्वल टू वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला, उसको यूज कर लेंगे और ये ऐसे आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को वन बाई टू माइनस वन बाई टू याद है तो ये 120 सीधा यहाँ से लिख। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो स्टे बैक करेंगे, अदरवाइज इसी तरीके के एक दो न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सब लोग हाथ नीचे यस कर सर। लो, जिनको डाउट है वो सिर्फ पूछेंगे डाउट।